यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 5 में उसने लिखा हुआ है कि पहली एंट्री उसने दी हुई है हमें। क्या लिखा है बेटा उसने? पहला उसने ऊपर लिखा हुआ है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 2500। जल्दी बताओ, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। इसका मतलब हमारा पैसा जो है वो बैंक में क्या है? डिपॉजिट है। और जब भी अमाउंट डिपॉजिट होता है तो फिर हम उसे कौन से कॉलम में लिखते हैं? बोले सर हम उसे प्लस के कॉलम में लिखते हैं। तो ये लिखा हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट। अगला जो ट्रांजेक्शन है वो उसने दिया हुआ है कि चेक ऑफ ₹10,000 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, बट चेक ऑफ ₹3,000 वर कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल 2016। ओके, तो चेक डिपॉजिट किया तो यहां पर लिखेंगे हम चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ये हमेशा रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? लेस होता है। ठीक है सर। अब इसका अमाउंट कितना आएगा? देखिए मैंने पहले भी समझाया आपको कि मैंने चेक जो डिपॉजिट किए हैं, चेक जो डिपॉजिट किए हैं वो कितने के डिपॉजिट किए हैं? बोले सर 10,000 रुपए के चेक डिपॉजिट किए हैं। हम यहाँ जो स्टेटमेंट बनाने बैठे हैं वो स्टेटमेंट कब बनाने बैठे हैं हम? बोले सर 31 मार्च 2016 को स्टेटमेंट बनाने बैठे हैं। ओके, अब जो मैंने 10,000 रुपए के चेक इश्यू किए उसमें से 3,000 रुपए के चेक जो हैं, 3,000 रुपए के जो चेक हैं वो कलेक्ट हुए कलेक्ट तो हुए ये, बट कलेक्ट कब हुए? बोले सर ये कलेक्ट हुए 5 अप्रैल को कलेक्ट हुए। तो इसका मतलब ये 4 अप्रैल को भी कलेक्ट नहीं हुए थे, 3 अप्रैल को भी कलेक्ट नहीं हुए थे, 2 अप्रैल को भी कलेक्ट नहीं हुए थे, 1 अप्रैल को भी कलेक्ट नहीं हुए थे और 31 मार्च को भी कलेक्ट नहीं हुए हैं। और जो अमाउंट 31 मार्च को कलेक्ट नहीं हुई है वही अमाउंट के कारण डिफरेंस आया होगा। तो हम हमारे बैंक रिकंसिलिएशन में जो अमाउंट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 3,000 रुपए लिखेंगे। ठीक है, तो हमने 10,000 रुपए के चेक डिपॉजिट किए, उसमें से 31 मार्च को, कौन सी डेट को? 31 मार्च को कितने के कलेक्ट नहीं हुए? बोले सर 3,000 के कलेक्ट नहीं हुए। 3,000 के कलेक्ट नहीं हुए तो बताओ कलेक्ट कितने के हो गए होंगे? बोले सर 7,000 के कलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो ये कलेक्ट होकर हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गए होंगे। ठीक है, तो हमेशा हमें अमाउंट कौन सी वाली लिखना होती है? बोले सर हमें जो चेक का अमाउंट 31 मार्च तक कलेक्ट नहीं हुए, हम जो अमाउंट 31 मार्च तक कलेक्ट नहीं हुए हैं उन्हीं का अमाउंट हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं? लिखते हैं। और इसने तो बता दिया था कि जो 3,000 के चेक हैं वो कलेक्ट कब हुए? 5 अप्रैल को। इसका मतलब 4 अप्रैल को कलेक्ट नहीं हुए, 3 अप्रैल को कलेक्ट नहीं हुए, 2 अप्रैल को कलेक्ट नहीं हुए, 1 अप्रैल को कलेक्ट नहीं हुए। और मेरे को तो ये चेक करना है कि 31 मार्च को कलेक्ट हुए या नहीं हुए। तो ऑब्वियसली 31 मार्च को भी कलेक्ट नहीं हुए, इसलिए अमाउंट कौन सा वाला आएगा? 3,000 रुपए आएगा यहाँ पर। तो क्लियर हो गया हमें कि हमें बीआरएस में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कौन सा वाला अमाउंट लिखना है? जिसका कलेक्शन नहीं हुआ है। कौन सा अमाउंट लिखना है? जिसका कलेक्शन नहीं हुआ है। तो कलेक्शन नहीं हुआ का अमाउंट कितना है? 3,000 रुपए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए हम। अगला पॉइंट उसने
बोले सर आपने ये क्या किया? अरे मैंने बताया है यहाँ पर, ये जो कैलकुलेशन यहाँ नीचे की है ना, मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि चेक मैंने जो बैंक में जमा किए थे, डिपॉजिट किए थे, वो कितने के किए थे? 10,000 के। उसमें से 3,000 रुपए के चेक का कलेक्शन नहीं हुआ है। तो कलेक्शन कितने का हुआ है? बोले सर कलेक्शन 7,000 का हुआ है। अब तीनों अमाउंट में से कौन सी अमाउंट यहाँ पर मेंशन करना है मुझे? बोले सर मुझे जो अमाउंट मेंशन करना होती है वो मैं कौन सी अमाउंट मेंशन करता हूँ? जिसका कलेक्शन नहीं हुआ है। तो नहीं वाला अमाउंट जो मेरा है वो कितना है? 3,000, वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। ओके, अगला जो ट्रांजेक्शन उसने दिया है, आइए हम उसको रीड कर लेते हैं। अगला ट्रांजेक्शन में वो बता रहा है कि 7,500 रुपए के जो चेक हैं, कितने के चेक हैं? 7,500 रुपए के जो चेक हैं वो इश्यू किए गए, परंतु 2,500 रुपए के जो चेक हैं वो प्रेजेंट हुए 2 अप्रैल को। प्रेजेंट कौन सी तारीख को हुए? 2 अप्रैल को प्रेजेंट हुए। ठीक है, चल समझते हैं इसको भी। वो बता रहा है कि मैंने 7,500 रुपए के चेक क्या किए? इश्यू किए। तो पहले तो मैंने यहाँ लिख दिया चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? ऐड होता है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो अमाउंट उसने दी है कौन कौन सी दी है। एक तो 7,500 उसने बताया है और एक 2,500 रुपए उसने बताया है। तो इन दोनों में से नहीं, इन तीनों में से, तीन का सर 7,500 और 2,500 दो ही तो अमाउंट दी है। चलो समझते हैं। हमने जो चेक इश्यू किए हैं वो चेक इश्यू कितने के किए हैं? बोले सर 7,500 के। इसमें से 2,500 रुपए के जो चेक हैं वो 2 अप्रैल को, कौन सी तारीख को? 2 अप्रैल को पेमेंट के लिए बैंक में पहुंचे हैं। पेमेंट के लिए गए तो हैं, परंतु ये कौन सी तारीख को पेमेंट लेने गए? 2 अप्रैल को। मैं फिर वही बोलूंगा, क्या 1 अप्रैल को ये बैंक में पेमेंट लेने पहुंचे? बोले सर नहीं पहुंचे। तो क्या 31 मार्च को जो मेरी की क्लोजिंग की डेट है, इस डेट को ये पेमेंट लेने पहुंचे क्या? बोले सर इस डेट को भी पेमेंट लेने नहीं पहुंचे। और हमारा रूल क्या है? इस डेट को 31 मार्च को जो चेक पेमेंट लेने नहीं पहुंचे हैं उसी का अमाउंट मुझे यहाँ पर क्या करना है? मेंशन करना है। तो सर क्लियर है कि 2,500 रुपए के चेक जो है वो पेमेंट लेने नहीं पहुंचे, तो यहाँ अमाउंट कितना आएगा? 2,500 रुपए आएगा। तो फिर कितने रुपए के चेक का पेमेंट लेने वो बैंक में पहुंच गए? तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 5,000। ये 5,000 जो है वो पेमेंट लेने 31 मार्च तक बकायदा बैंक में पहुंच गए। जब बैंक में पहुंच गए तो कितने के बैंक में पेमेंट लेने नहीं पहुंचे? बोले सर 2,500 के। इसीलिए ये 2,500 हमने यहाँ पर प्लस में लिखा। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि एक कस्टमर डिपॉजिटेड ₹5,000 डायरेक्टली इन द बैंक। जब कोई ग्राहक हमारे अकाउंट में जाकर सीधे पैसे जमा कर देता है ना, तो वो प्लस में आता है, ऐड में आता है। हम फॉर्मेट देखे हैं। तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बाय कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे खाते में जाकर पैसे क्या कर दिए? जमा कर दिए। तो जल्दी बताओ, जैसे ही ग्राहक ने हमारे अकाउंट में जाकर पैसे क्या करे हैं, से ही ग्राहक ने हमारे खाते में पैसे क्या कर दिए? डायरेक्ट जमा कर दिए। तो जैसे ग्राहक ने हमारे खाते में पैसे क्या किए? डिपॉजिट किए। जल्दी बताओ, यहाँ बैंक बैलेंस जो है, हमारे बैंक बैलेंस जो है वो हमारा बैंक बैलेंस कहाँ पर? बैंक में, है ना। जो हमारी SBI है, SBI मैंने मन से ले लिया, जो हमारी SBI है जहां हमारा अकाउंट है वहां पर बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा? बोले सर वहां बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा।
10,000 ऐसे ही हमने अज्यूम कर लिया, तो बैलेंस बढ़ गया होगा, मतलब ये 15,000 हो गया होगा। ठीक है, अब इसकी जानकारी हमें नहीं है तो हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया। अब बैलेंस देखो, हमारी बैंक के अंदर कंप्यूटर में बैलेंस कितना हो गया? बोले सर 15,000 हो गया। और हमारी दुकान पर हमारी शॉप पर जो हम कैश बुक बना रहे हैं और उसके अंदर हमने जो बैंक कॉलम बना रखा है उसमें बैलेंस कितना है? 10,000। क्या ये दोनों बैलेंस बराबर हैं? बोले सर कहाँ बराबर सर? यहाँ देखो सर ये 15,000 है और यहाँ देखें सर कैश बुक में तो ये 10,000 ही है। बैलेंस मिसमैच हो रहा है। जब बैलेंस क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है, तो उसको बराबर करने के लिए हम बैंक की डायरी में, बैंक की पासबुक में, बैंक के कंप्यूटर में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमें चेंज हमारी कैश बुक, हमारी दुकान पर ही करना पड़ेगा। ऐसा क्या चेंज करें? बोले सर जो हमारी पासबुक है यहाँ 15,000 है, तो 5,000 रुपए यहाँ आकर क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। तो 5,000 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो बैलेंस है वो कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। दोनों बैलेंस आप देखो, अब दोनों बैलेंस क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। इसीलिए इस अमाउंट को हमने यहाँ पर लाकर क्या किया है? ऐड किया है। क्लियर? ओके, तो देखो दोनों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिन स्टूडेंट्स को ये समझना है कि सर हमारा मात्र आंसर आना चाहिए, उनको क्लियर कर लो, याद कर लो कि कोई कस्टमर यदि डायरेक्टली अमाउंट क्या करता है? डिपॉजिट करता है, तो वो ऐड में आता है। और जिन स्टूडेंट्स को डिटेल में समझना है वो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं हम, अगला पॉइंट क्या दिए हैं वो। बोले सर अगला पॉइंट जो दिए हैं वो है, देखो पढ़ो भाई क्या है, वो है आपका बैंक हैज चार्ज्ड 50 रुपीज। बैंक ने 50 रुपए चार्ज किए। तो बैंक जब चार्ज कर रही है इसका मतलब सीधी सी बात है ये आपका क्या है? एक्सपेंसेस है। ये आपका क्या है? एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस सारे हमेशा कहाँ आते हैं? माइनस में। इसलिए हमने यहाँ पर लेस लिखा और अमाउंट कहाँ लिख दी? माइनस में। अब जिन स्टूडेंट्स को समझना है डिटेल में वो इधर आ जाओ। पासबुक में जैसे बैंक ने 50 रुपीज चार्ज किए तो यहाँ से 50 रुपए माइनस करेंगे होंगे, क्योंकि बैंक ने हमारे खाते में से काट लिए। जब बैंक हमारे अकाउंट में चार्ज करती है तो वो 50 रुपए लेने हमारी दुकान पर नहीं आएगी, वो हमारे अकाउंट में से ही ये पैसे क्या करेगी? काट लेगी। तो जैसे काटे, मान लो 10,000 ओपनिंग बैलेंस है, अज्यूम किया हमने, 50 रुपए जैसे ही काटे तो फिर यहाँ बैलेंस कितना हो गया आपका? 9,950 रुपए हो गया। ओके, हमें पता ही नहीं। और हमारी कैश बुक में, हमारी दुकान पर जो हमारी कैश बुक बनाते हैं हम, जिसमें बैंक का कॉलम होता है, बैंक वाली कैश बुक, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो कोई एंट्री नहीं हुई। अब जब यहाँ एंट्री नहीं हुई तो यहाँ बैलेंस कितना शो हो रहा है? 10,000। बताओ फिर से, जल्दी से बताओ, क्या मैं इस कंप्यूटर में एंट्री कर सकता हूं? बोले सर बैंक के कंप्यूटर में हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो फिर इधर आ जाओ। तो यहाँ से 50 रुपए मुझे क्या करना पड़ेंगे? माइनस करना पड़ेंगे, तब जाकर मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 9,950। और ये दोनों बैलेंस क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर? इसलिए बैंक यदि कोई अमाउंट चार्ज कर रही है तो वो अमाउंट क्या होती है? माइनस। इसलिए हमने इस अमाउंट को यहाँ पर कहाँ लिखा? माइनस में लिखा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो क्या दिया उसने? बोले सर अगला जो पॉइंट दिया है वो है चेक ऑफ ₹1500 वर डेबिटेड इन कैश बुक बट वाज ओमिटेड टू बी सेंट बैंक। वो ये बोल रहा है कैश बुक में मैंने कोई चेक जो है वो डेबिट किया। चेक बुक, कैश बुक में मैंने कोई चेक डेबिट किया। कैश बुक मतलब जो हमारी शॉप पर, हमारी दुकान पर हम बैंक वाली कैश बुक बनाते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। इसकी डेबिट साइड यदि कोई अमाउंट लिख रहे हैं हम,
इसके डेबिट साइड यदि कोई अमाउंट लिख रहे हैं मतलब उस अमाउंट को हम क्या कर रहे हैं, प्लस। तो इसने ये 1500 रुपए का अमाउंट यहाँ प्लस तो कर दिया और बैलेंस कितना कर लिया, 11,500। और इस चेक को इसने बैंक में भेजा ही नहीं। जब इसने इस चेक को बैंक में नहीं भेजा तो यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ ना। अब देखो बैलेंस मिसमैच हो रहे हैं, यहाँ 10,000 बैलेंस है और यहाँ कैश बुक में कितना है, 11,500। मैं फिर पूछूंगा आपसे, बताओ क्या मैं बैंक के कंप्यूटर में कोई चेंज कर सकता हूँ? बोले सर नहीं। तो मुझे मेरी शॉप पर जो बैंक कॉलम की कैश बुक है उसी में करेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करेक्शन करना पड़ेगा, मुझे 11,500 रुपए को 10,000 रुपए बनाना पड़ेगा, तो लेस करना पड़ेगा मुझे। तो मैं यहाँ से अमाउंट को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। चलो अब जैसे ही इस अमाउंट को यहाँ से क्या करते हो, लेस करते हो, तो ये अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 10,000। देखो जरा फटाफट दोनों बैलेंस बराबर हो गए या नहीं हुए? बोले हाँ सर, दोनों बैलेंस क्या हो गए, बराबर। इसलिए चेक डेबिटेड बट नॉट सेंट टू बैंक, चेक डेबिटेड बट नॉट सेंट टू बैंक, हमने फॉर्मेट में क्या याद किया है, लेस। तो ये जो अमाउंट है 1500 रुपए, इसको उठाकर यहाँ कहाँ लिखेंगे हम, लेस के कॉलम में। तो ये लिख दिया हमने 1500 रुपीज। ओके नेक्स्ट, अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आगे क्या लिखा है, कलेक्टेड बाय बैंक। ओके पूरा पढ़ा करो हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट कलेक्ट किया, इंटरेस्ट कलेक्ट किया। इंटरेस्ट कलेक्ट करने का मतलब इंटरेस्ट लाकर बैंक ने हमारे खाते में क्या कर दिया, जमा कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये हमें रिसीव होता है। क्या होता है, रिसीव्ड होता है। और रिसीव्ड होता है इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गई, इनकम। और इनकम हमेशा बताओ कहाँ आती है, बोले सर इनकम प्लस के कॉलम में आती है, इसलिए इसको यहाँ ऐड करेंगे और अमाउंट कहाँ लिख देंगे हम, प्लस के कॉलम में। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं हम। बैंक में कलेक्ट हुआ है तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 10,350। इसकी यहाँ कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ बैलेंस है 10,000 और यहाँ है 10,350। मैं फिर वही क्वेश्चन करूंगा, क्या बताओ मैं इस कंप्यूटर में एंट्री कर सकता हूं? बोले सर इस कंप्यूटर में आप एंट्री नहीं कर सकते हो। तो मुझे मेरी कैश बुक में ही क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। तो मुझे 10,000 को जो एज्यूम किया मैंने, है ना, मुझे 10,000 को कितना बनाना पड़ेगा, 10,350। इसका मतलब मुझे यहाँ पर कैश बुक में 350 क्या करना होंगे, प्लस करना होंगे। तो ये आ जाएगा आपका 10,350। अब बैलेंस दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। चूंकि मैं करेक्शन करते समय इसको यहाँ क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, इसलिए इसके अमाउंट को हम यहाँ कौन से कॉलम में लिखते हैं, प्लस के कॉलम में लिखते हैं। क्लियर? तो ये सारे ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन में अब हमें टोटल लगानी है, क्या लगानी है, टोटल लगानी है। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं हम। टोटल लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्लस वाले कॉलम की टोटल लगा लूंगा। कौन से कॉलम की टोटल लगाऊंगा, प्लस के। तो 2,500, 2,500, 5, 5, 10, 10,350, ये प्लस की टोटल हो गई। माइनस की टोटल 3 और 4,550, ये माइनस की टोटल हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो 10,350 है उसमें से 4,550 को लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5,800 रुपए। ये 5,800 उस साइड लिखते हैं जिस साइड की अमाउंट ज्यादा होती है। तो बताओ
प्लस की अमाउंट ज़्यादा है या माइनस की अमाउंट ज़्यादा है? बोले सर प्लस की अमाउंट ज़्यादा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में इस अमाउंट को मैं प्लस के कॉलम में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा और इसे नाम दे दूंगा क्रेडिट बैलेंस एज पर। क्योंकि मैं सवाल काहे से कर रहा था? बोले सर आप सवाल कर रहे थे कैश बुक से, तो आंसर आपका जो आएगा वो आंसर काहे से आएगा? आपका पासबुक से आएगा। तो ये हमारा आंसर पासबुक से आ गया। और यदि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब आपको पता है अच्छी तरह से, इसका मतलब क्या होता है? डिपॉजिट होता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।